गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए अगर आपके लाइफ में समस्याएं आती है तो उससे घबराइए नहीं, उसकी ओर निरंतर प्रयास करिए, उसका सामना करिए, ताकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर आपका प्रयास 100% होगा तो आपका सफलता अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 7 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप के लिए किसे मैच रेफरी नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा जवागल श्रीनाथ को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ मैच रेफरी। तो किस मैच के लिए? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का हाल ही में आयोजन होने वाला है और इसी आयोजन के दौरान मैच के रेफरी के रूप में जवागल श्रीनाथ जी को अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 विश्व कप 2024 के पहले दौर के लिए 26 मैच अधिकारियों की घोषणा की। तो ये फैक्टर सबसे पहले आपको याद रखकर चलना होगा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां कहां होने वाला है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसकी आयोजन होने वाली है। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आयोजन के 9वें संस्करण में 20 अंपायर और 6 मैच रेफरी कार्य करेंगे, जिसमें अब तक के सबसे बड़े आईसीसी T20 विश्व कप में 20 टीमें 9 स्थानों पर 28 दिनों में 55 मैच खेलेगी। सूची में 3 भारतीय थे, 2 अंपायर और 1 मैच रेफरी थे। नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल को अंपायर के रूप में चुना गया, जबकि भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ मैच रेफरी में से एक थे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला है। इसी के दौरान टोटल 20 टीमों ने 9 स्थान पर 28 दिन में 55 मैच खेलेगी और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 20 अंपायर और 6 मैच रेफरी को चुना गया है, ताकि इस मैच के अकॉर्डिंग कोई भी चीज निष्पक्ष तरीके से ना हो सके, कोई भी चीज वैलिड तरीके से हो सके। तो इसलिए आईसीसी के द्वारा 20 अंपायर और 6 मैच रेफरी को चुना गया, जिसमें हमारे इंडिया से 2 अंपायर और 1 मैच रेफरी के रूप में कार्यरत करेंगे। 2 अंपायर कौन कौन है? तो नितिन मेनन जी और दूसरा जयरमन मदन गोपाल जी अंपायर के रूप में वर्क करेंगे, और जबकि मैच रेफरी के रूप में हमारे भारत से जवगल श्रीनाथ जी को अपॉइंट किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्टेट के द्वारा हाल ही में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा की अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के नेतृत्व में इस निर्णय का उद्देश्य नए स्टेशन नामों के माध्यम से स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करके क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को संरक्षित करना है। श्रीमती 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराया था और वह 2024 को लोकसभा चुनाव फिर से अमेठी से लड़ रही है। 15 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। तो ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को कब नाम चेंज किया गया था। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि 15 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वो कौन सा 8 रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया तपेश्वर नाथ धाम। काशिमपुर हॉल्ट का नाम रखा गया है जैज सिटी। जैज सिटी से गुरु गोरखनाथ नाम रखा गया। बानी से स्वामी परमहंस नाम रखा गया। मिश्रौली का मां काली का धाम रखा गया। निहल घर को महाराजा बिजली पासी नाम रखा गया। अकबरगंज को मां कालीकंद धाम नाम रखा गया और अमर शहीद भाले सुल्तान वरीसगंज का नाम चेंज करके कर दिया गया है अमर शहीद भाले सुल्तान। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
हाल ही में किस राज्य की अजरक कपड़ा कला को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात के अजरक टेक्सटाइल आर्ट को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे दिया गया? तो अजरक टेक्सटाइल जो कहां से बिलोंग रखता है? तो गुजरात स्टेट से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ने गुजरात के कच्छ अजरक को पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेत प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसी के साथ आपको यह भी पॉइंट याद रखने होंगे कि शब्द अजरक की जड़ें अरबी शब्द अजरक में है, जिसका अर्थ होता है नीला या नीला, जो नील रंगों के माध्यम से प्राप्त प्रमुख रंग को दर्शाता है और मिस्र के पुराने काहिरा के पास एल फोस्टेट जैसे स्थानों में गुजरात के अजरक वस्त्रों की उपस्थिति को दर्शाता है। उनकी व्यापक लोकप्रियता और पूरे इतिहास में इन वस्त्रों के व्यापक व्यापार मार्गों को उजागर भी करती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी, गुजरात के किस टेक्सटाइल को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरक टेक्सटाइल आर्ट है, जिसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि कच्छ में धमरका और अजरकपुर गांव में अजरक परंपरा के गढ़ के रूप में खड़े हैं और विशेष रूप से अजरकपुर गुजरात में अजरक कार्य के केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसकी जड़ें 400 साल पुरानी है, जब सिंधु मुसलमानों ने इस क्षेत्र में शिल्प की शुरुआत की थी। इसी के साथ आपको पूरे पॉइंट्स ओवरऑल एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि 69 जीआई टैग हो गए हैं उत्पादों के साथ। उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु से आगे निकल गया है। तमिलनाडु के पास टोटल कितने जीआई टैग है? तो 58 जीआई टैग है, और जबकि उत्तर प्रदेश के पास टोटल 69 जीआई टैग हो गए हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा, लेकिन हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये था कि गुजरात के हाल ही में अजरक को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ पोस्ट ऑफ हेड ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पोस्ट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा जी को। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ये याद रखकर चलनी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये कहाँ पहले बिलोंग करते थे? तो संजय कुमार मिश्रा झारखंड के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनका कार्यकाल 70 वर्ष की आयु या 4 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के आदेश में उनका मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए बताया गया है। इसी के साथ पिछले सितंबर में केंद्र ने दिल्ली में एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठों के साथ 31 जीएसटीएटी पीठों की स्थापना की अधिसूचना जारी की थी, और उत्तर प्रदेश में 3 पीठें हैं, जो देश के किसी भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होगी। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा किस तरीके से संजय कुमार मिश्रा को अपॉइंट किया गया है एज अ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूप में। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पहले स्वदेशी मानव रहित बम वर्षक विमान FWD-200B का अनावरण कहां किया गया? तो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में हाल ही में फर्स्ट इंडिजिनस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है FWD-200B का अनावरण किया गया। कहां पे? तो बेंगलुरु में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कर्नाटका के बेंगलुरु शहर में स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने FWD-200B मानव रहित विमान का अनावरण किया, और इस कंपनी ने यह भी दावा किया कि यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। तो ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि ये हमारा इंडिया का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है, जो कहां पे लोकेटेड है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु से इसे अनवील किया गया। इसी के दौरान अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित और भारत में निर्मित हमारे स्वदेशी FWD-200B की कीमत सिर्फ 25 करोड़ रुपए है, और जबकि यूनाइटेड स्टेट प्रीडेटर की कीमत 250 करोड़ रुपए है। इसी के साथ यह न केवल आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि भारत को लागत प्रभावी रक्षा समाधानों में अग्रणी के रूप में स्थापित भी करता है।
फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के संस्थापक सुहास तेजस्कंदा ने यह भी कहा। इसी के दौरान कंपनी का लक्ष्य ये रखा गया कि इस अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे अन्य देशों में भी बेचने का है, जो $32 अरब का प्रीडेटर यूएवी नहीं खरीद सकती है, लेकिन $3 अरब का भारतीय उत्पाद खरीद सकती है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड को मैंने कवर किया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि फ्लाइंग वेज डिफेंस के द्वारा एक एरोस्पेस टेक्नोलॉजिकल फर्म जो हमारे बेंगलुरु शहर में लोकेटेड है, इसी के द्वारा अनावरण किया गया FWD-200B, जो पूरी तरीके से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर वर्क करती है और हमारे भारत का पहला इंडिजिनस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, जो हमारे भारत के द्वारा अनवील किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा करीना कपूर को। करीना कपूर को हाल ही में अपॉइंटेड किया गया है एज अ यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि यूनिसेफ के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर होगा करीना कपूर को। जानते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड की ओर। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया और इसी के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर यूनिसेफ परिवार में करीना कपूर का स्वागत भी किया। दिसंबर 2016 में वैश्विक सद्भावना राजदूत टीम में शामिल होने से पहले प्रियंका ने 10 वर्षों तक यूनिसेफ भारत के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में कार्य भी किए हैं। इसी के दौरान एक प्रेस विज्ञप्ति ने यह भी कहा कि करीना, जो 2014 में यूनिसेफ इंडिया से जुड़ी हुई है, प्रत्येक बच्चे के प्रारंभिक बचपन के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता के अधिकार को आगे बढ़ाना और गैर लाभकारी संगठनों का समर्थन भी करेगी। उन्होंने ये भी पहले यूनिसेफ इंडिया के लिए एक सेलिब्रिटी वकील के रूप में कार्य भी किए थे। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इससे पहले यूनिसेफ इंडिया ने 18 फरवरी 2023 को आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे कि आयुष्मान खुराना को एज अ नेशनल एम्बेसडर के रूप में 18 फरवरी 2023 के रूप में यूनिसेफ के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था। और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट्स याद रखकर चलना होगा कि अभी हाल ही में यूनिसेफ के रूप में किन्हें कार्यरत किया गया है नए एम्बेसडर के रूप में? तो करीना कपूर को नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जानते हैं यूनिसेफ के बारे में कि यूनिसेफ क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था। तो सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट, जिसे हम लोग यूनिसेफ कहते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट साल 1946 को 11 दिसंबर के रूप में किया गया था। और इसी के दौरान इससे पहले जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में इसे जाना जाता था। पोलिश चिकित्सक लुडविक रोसमन ने यूनिसेफ के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे किनके द्वारा यूनिसेफ की गठन की गई थी? तो पोलिश फिजिशियन लुडविक रोसमैन के द्वारा इसे गठन किया गया था। इससे बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थितियों में भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना था। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस तरीके से यूनिसेफ का सबसे पहले उद्घाटन 1946 को 11 दिसंबर को किया गया था और साथ ही साथ इनको 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित भी किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में यूनेस्को गिल्मडो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर पैलेस्टीन। पैलेस्टीन को हाल ही में यूनेस्को के गिलर्मो कैनो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। गाजा में संकट को कवर करने वाली फिलिस्तीनी पत्रकारों को 2024 यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस पुरस्कार समारोह 2 मई 2024 को चिली के सैंटियागो में किया गया था और इसी चिली के सैंटियागो में पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार से। इसी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष मॉरिशियो वेइबल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इन पत्रकारों के साहस और समर्पण के लिए हम पर कितना बड़ा ऋण है, इस पर प्रकाश डालती है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोला ने 7 अक्टूबर 2023 से दुनिया भर के पत्रकारों को सूचित करने और जांच करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका में समर्थन करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर बल देते हुए इस भावना को दोहराया है।
गाजा में चल रहे संघर्ष को पत्रकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और यूनेस्को ने 7 अक्टूबर 2023 से 26 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की मौत की रिपोर्ट भी दी है। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स याद रखने होंगे कि यूनेस्को के गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है, तो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 159th पोजीशन प्राप्त हुए हैं हमारे इंडिया को। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में हमारा भारत 159वें पोजीशन पर है। तो जानते हैं पूरे डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के 21वें संस्करण में भारत को 180 देशों में 159वें स्थान पर रखा गया। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि ये जो एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज की गई। और इसके माध्यम से हमारे भारत के रिपोर्टर्स जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करते हैं, उसमें देखा जाता है कि हमारे भारत का जो मीडिया लेवल है वो किस हद तक जा चुकी है, इसी का गणना करती है। और इस गणने के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 180 कंट्री में हमारे भारत का मीडिया लेवल 159वां कंट्री बन चुका है, 159वां पोजीशन पे बन चुका है। और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखने हो कि ये 21st एडिशन चल रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखने होंगे कि रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है और जबकि डेनमार्क और स्वीडन सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि इरिट्रिया सबसे नीचे है और सीरिया उससे थोड़ा सा आगे है। सूचकांक में आयरलैंड शीर्ष 3 देशों से बाहर हो गया, उसकी जगह स्वीडन ने ले ली, जबकि जर्मनी अब शीर्ष 10 में आ चुके हैं। तो ये था कुछ इंटरनेशनल न्यूज और इंटरनेशनल बैकग्राउंड को कवर किया, लेकिन हमारा जो सबसे मेन फोकस है हमारे इंडिया को लेकर, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के मामले में हमारा भारत 180 कंट्री में 159वें पोजीशन पे है और इसी के साथ 21st एडिशन चल रही है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स में कि और किस तरीके से हमारा जो ये रैंकिंग है किस तरीके से गिरते जा रहा है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि मोदी सरकार ने कई नई कानून को पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति देंगे, जिनमें 2023 दूरसंचार अधिनियम, 2023 मसौदा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक और 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण शामिल है। ये सब कार्यवाही करना, इसमें सारा चीज प्रोसेस किया गया है कि किस तरीके से मीडिया को कुछ भी नहीं बोलना है, मीडिया को पूरी तरीके से सरकार का कंट्रोल होगा, समाचारों का सेंसर करना है और आलोचकों को, जो आलोचक होते हैं, जो आवाज उठाते हैं, उनको चुप कराना है और असाधारण शक्ति देंगे। ये सारे चीज हमारे मोदी सरकार के द्वारा की गई और नए कानून को पेश करते हुए हमारे प्रेस को बहुत तरीके से दबा दिया गया है, मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे सारा चीज मेंशन है, आपको ये पॉइंट्स को कवर करके चलना होगा और साथ ही साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखने होंगे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में हमारा भारत सबसे खराब स्थिति पे पहुंचते जा रहा है, जो 159वें पोजीशन पे पहुंच चुका है। इसी के दौरान विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग हर वर्ष 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं और 31 देशों में स्थिति बहुत गंभीर है, 42 में कठिन है, 55 में समस्याग्रस्त है और 52 देशों में अच्छी या संतोषजनक ही है। दूसरे शब्दों में पत्रकारिता के लिए माहौल 10 में से 7 देशों में खराब है और 10 में से केवल 3 में संतोषजनक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से हमारा इंडिया का प्रेस 159वें पोजीशन पे पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू 180 कंट्रीज के मामले में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो यहाँ तक हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 6 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को किसने लॉन्च किया, तो आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने पहली बार दिल्ली दुबई मार्ग पर एयर वर्ष A350-900 से अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरू की है, तो एयर इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चित #प्ले ट्रू अभियान नाडा से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एनपीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार यूपीआई के समान
भुगतान प्रणाली विकसित करने हेतु किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा नामीबिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में अमूल T20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बन गया है? तो राइट आंसर होगा साउथ अफ्रीका और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगम घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम में स्थित है, जो लद्दाख में लोकेटेड है। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि सक्सगम घाटी लद्दाख में लोकेटेड है, जो लद्दाख के काराकोरम रेंज में ये लोकेटेड है सक्सगम घाटी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? Which of the following can change the number of judges in the Supreme Court? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बदल सकता है? ऑप्शन ए अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ऑप्शन बी पार्लियामेंट बाय लॉ, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट बाय नोटिफिकेशन या ऑप्शन डी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।